So, hi everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu. In this session, guys, we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. और आज के आर्टिकल में, आज के न्यूज़पेपर में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, तो जल्दी से पढ़ते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं आज का सेशन. एंड यस, पीएमआई एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ. बिना पीएमआई एनालिसिस के किसी भी आर्टिकल को पढ़ना इज वर्थलेस. ठीक है, बेकार है बिल्कुल, मत पढ़ो. ठीक है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि जब हमने एक आर्टिकल पढ़ लिया उसके बाद ये उसको अपने सिलेबस के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है. एंड ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन उस आर्टिकल में से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट, so let's move ahead with the very first article, which is about the criminal identification amendment bill. ठीक है, criminal identification amendment act. It has been जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने असेंट दे दी है उसको, तो अब ये एक्ट बन चुका है. इट इज नॉट बिल एनीमोर. तो उसके बारे में बात करेंगे. इससे पहले भी हमने कई बार इस बिल को, इस एक्ट को डिस्कस किया था, बट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड ओनली द बेसिक प्रोविजंस. बट टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि क्या ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है. ठीक है, तो बात करते हैं इस एक्ट के बारे में. तो दिस इज द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, जिसको अब प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया है, एंड नाउ इट इज एन एक्ट. Now this act seeks to repeal the Identification of Prisoners Act, which was enacted in the year 1920. And in this Identification of Prisoners Act, which in short is IPA, तो इस IPA के अंदर क्या था बेसिकली, इसके अंदर दो ही बातों की प्रोविजन थी, दो ही चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन ली जाती थी ऑफ द कन्विक्टेड पीपल. एक तो फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स. इसके अंदर जो प्रोविजन थे वो केवल फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के थे. बट नाउ दिस एक्ट विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022, इसका जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा वाइड है. इसके अलावा फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट के अलावा इसमें आइरिस और रेटिना के स्कैन है. बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे कन्विक्टेड पीपल के, और उनको फिर सैम्पलिंग के लिए भेजा जाएगा. और उसके अंदर जितनी भी डेटा होगा रिलेटेड टू बायोलॉजिकल सैंपल्स निकाल सकते हैं, वो सब निकलेगा. ठीक है, लाइक डीएनए हो गया, और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें. तो ये वाला जो एक्ट है जो अभी बना है, इसका जो स्कोप है काफ़ी वाइड है. एंड दी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दिस विल बी द नोडल एजेंसी टू स्टोर द डेटा. जो भी ये डेटा होगा इसको स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एनसीआरबी की होगी. ऑलराइट. And as I already told you that this act has a wider scope and now includes physical measurements such as fingerprint impressions, palm prints, footprint impressions, photographs, iris and retina scans, biological samples and their analysis, and behavioral attributes like signature and handwriting. तो बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. अब देखो, इसमें इसमें कुछ भी नया नहीं है. इससे पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी के अंडर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस के अंडर ये मेंशन है कि फॉर द एविडेंस पर्पसेस के लिए डीएनए सैम्पलिंग लिया जा सकता है, यानी बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जा सकते हैं फॉर द एविडेंस पर्पसेस. ये ऑलरेडी मेंशन था सीआरपीसी में. और जो फिजिकल स्पेसिमेन लिए जाएंगे अंडर दिस एक्ट, वो मेंशन था ऑलरेडी आईपीए में. So we can say that in a way this act is a merger of certain provisions of CRPC and the erstwhile IPA. ठीक है, ये जो एक्ट है ये दोनों का मर्जर है, दोनों के प्रोविजंस को मर्ज करके एक एक्ट बना दिया गया है. ऑलराइट. And moving it, so in a way this act is a merger of IPA and provisions under CRPC with the addition of modern techniques of identification such as iris and retina scan. इसके अंदर दो चीजें बस नई ऐड हुई है, iris और retina scan, क्योंकि अब हमारे पास टेक्निक्स अच्छी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. अब देखो, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये बायोलॉजिकल सैंपल्स लेंगे तो इसका मिसयूज कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं. तो इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत पहले दे दिया है इन अ केस जिसका नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू. एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया कि जो भी आप फिजिकल स्पेसिमेन, जो भी कन्विक्टेड पर्सन है, जो भी उसके फिजिकल स्पेसिमेन लिए जाते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3 में जो प्रोविजन है टू बी अ विटनेस, उसके अंडर नहीं आते. तो इफ यू रिमेंबर, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में मेंशन है कि कोई भी पर्सन अपने खुद के खिलाफ ही विटनेस नहीं बन सकता. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू में बोला कि जो ये फिजिकल स्पेसिमेन दिए जा रहे हैं टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर,
ये इस एक्सप्रेशन के अंडर नहीं आते, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन? टू बी अ विटनेस। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3। इसके अलावा और भी कई सारे केसेस हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो डीएनए एनालिसिस, डीएनए के लिए बायोलॉजिकल सैंपल्स दिए जाते हैं, वो भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के एम्बिट के अंदर नहीं आते। तो ये सारी चीजें एविडेंस के लिए यूज की जा सकती हैं, रिकॉर्ड रखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। तो इसलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बहुत पहले ही सेट कर दी गई है इन वेरियस केसेस बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स, ऑलराइट। बट एक डाउट अभी भी है, डाउट है, दी ओनली एक्सेप्शंस आर साइंटिफिक टेक्निक्स। अब देखो इसके अंदर साइंटिफिक टेक्निक्स की बात की गई है कि टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा टू डू दीज सैम्पलिंग्स एंड ऑल। तो साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। साइंटिफिक टेक्निक जैसे कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ये जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर इन मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल विदाउट कंसेंट किया जाता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट अगर किया जाएगा तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन होगा, बिकॉज वहां पे जो जिस भी पर्सन का सैंपल लिया जा रहा है उसकी कंसेंट नहीं है, ऑलराइट। तो ये भी केस है, याद रखना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम नहीं है इस एक्ट के साथ। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एक्ट में किसी भी तरीके के कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की बात नहीं की गई है। इन्होंने बोला है कि यस वी आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट दीज सैंपल्स, बट कौन से साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का या साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगा ये नहीं बताया। और अगर मान लो कि कल को किसी ऐसे साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो उसका टेस्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में थ्रू एनी कंप्लेंट कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा साइंटिफिक टेस्ट मेंशन नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता। तो ये स्टैंड है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का, विच मींस दिस एक्ट इज परफेक्टली वैलिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऑलराइट। एंड इन केस ऑफ सिंपल कॉग्निजेबल ऑफेंस, इस एक्ट में ये मेंशन है दैट नो बायोलॉजिकल सैंपल्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर 1-2 साल की सजा होती है तो इन दैट केस बायोलॉजिकल सैंपल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस एक्ट में जुवेनाइल्स के रिकॉर्ड के बारे में भी बात की गई है। एक्चुअली इस एक्ट में ये नहीं बोला गया है कि हम जुवेनाइल का मेजरमेंट नहीं लेंगे, मतलब दिस एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली बार टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ जुवेनाइल्स। इसमें डायरेक्टली मना तो नहीं किया गया है, बट एट द सेम टाइम द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कन्विक्शन शैल अप्लाई। जो ये स्पेशल एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, इसमें ये मेंशन है कि जो भी रिकॉर्ड लिए जाते हैं किसी भी जुवेनाइल के, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और सेम प्रोविजन फॉलो होगा इस अभी वाले नए एक्ट में जो कि 2022 में आया है। एंड नो मेजरमेंट इफ टेकन कैन बी यूज्ड फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस इन केस ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स, ठीक है। अगर कोई जुवेनाइल क्रिमिनल है तो इन दैट केस अगर उसका कोई बायोलॉजिकल सैंपल या किसी भी तरीके का कोई मेजरमेंट लिया भी गया है तो उसका इस्तेमाल फ्यूचर रेफरेंस के लिए नहीं किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो प्लीज डू रिमेंबर दीज बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस एक्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू रिमेंबर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्री के लिए तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट मेंस और इंटरव्यू में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में ये इंपॉर्टेंट है GS2 एक्ट्स एंड पॉलिसीज में, बिकॉज इट इज एन एक्ट, तो और ये पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की, तो यस मेंस में क्वेश्चन हो सकता है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द रिसेंटली इनैक्टेड क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, इसमें कोई भी घूमने की जरूरत नहीं है। पहले आपको बताना है कि व्हाट इज दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2002, इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है, एंड देन फाइनली यू हैव टू टेल द एग्जामिनर इट्स अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो जो भी हमने 2 केसेस पढ़े वो आपको बताने हैं, और जो साइंटिफिक टेक्निक वाली बात पढ़ी है वो भी आपको बतानी, ठीक है। तो इट इज परफेक्टली वैलिड। एंड इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चन, डोंट यू थिंक दैट न्यूली इनैक्टेड क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट इज अ डेंट ऑन आर्टिकल 20? क्या आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 20 को वायलेट करता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है केस में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू कि नहीं साहब, ये जो जो फिजिकल स्पेसिमेंस या फिर बायोलॉजिकल सैंपल्स हम दे रहे हैं या कोई भी कन्विक्टेड पर्सन देता है टू एनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के एम्बिट से बाहर, ऑलराइट।
So this is the PMI analysis, and now let's move ahead to another article which is about the Delhi Municipal Corporation Act. So अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको जरूर पता होगा कि दिल्ली में अभी म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने वाले थे जो कि नहीं हुए, क्योंकि दिल्ली का जो म्यूनिसिपल पूरा जो दिल्ली के म्यूनिसिपल काउंसिल्स है वो 3 पार्ट्स में बटे हुए थे, SDMC, NDMC एंड SDMC, EDMC एंड NDMC, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में बटे हुए थे। ये 2012 से इम्प्लीमेंटेड थे, बट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, ऐसे 3 से काम नहीं चलेगा, ये जो ट्राइफर्केशन हो रखा है ये नहीं होगा, अब इन सबको हम यूनाइट करेंगे, और इसकी वजह से इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, तो फाइनली ये एक्ट आ गया है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हम उसकी बात करेंगे, बाकी क्या क्या पॉलिटिकल बातें हैं उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। So Parliament has passed the Delhi Municipal Corporation Amendment Act, which has unified the trifurcated Delhi Municipal Corporation. जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3 हिस्से थे उनको जमा करके एक कर दिया गया, फिर से 2012 में अलग किया था और अब से फिर से एक कर दिया। Now this law provides that the power to determine the number of wards, extent of each ward, reservation of seats, number of seats of the corporation, etc. Basically everything, all these things with respect to the municipal corporations of Delhi will be determined by the parliament from now on after the amendment of this act. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, एंड इवन द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिलर विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इशू क्या है? इशू ये है कि पार्ट 9A का नाम आपने जरूर सुना होगा, दैट वाज इंसर्टेड थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, 74th अमेंडमेंट से पार्ट 9A इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलराइट, जो कि म्यूनिसिपल बॉडीज की बात करता है। तो इस पार्ट 9A के हिसाब से जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है किसी भी स्टेट का, दैट स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज कंसर्निंग द रिप्रेजेंटेशन टू द म्युनिसिपैलिटीज। ये जो पावर है कोई भी लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, ये पावर किसकी है? स्टेट लेजिस्लेचर की है। आप पार्ट 9A ऐसा कहता है, तो ये एक इशू है। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 9A जो 69th अमेंडमेंट था जिससे कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, उसके बाद इनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स कि ऐसा रहा होगा कि जो 69th अमेंडमेंट है उसके जितने भी प्रोविजंस है वो 74th में इंक्लूड कर लिए गए होंगे, और कायदे से यही होना चाहिए कि यस पार्ट 9A वाली जो चीज़ है वो प्रिवेल करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, हम उसी आगे चलते हैं। और दूसरा इशू ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार भी दिल्ली गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया कि क्या हमें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि जब इससे पहले इसका ट्राइफर्केशन हो रहा था, जब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था 2012 में, तो बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, बहुत सारे डिस्कशन हुए थे, बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद जाके ये डिसीजन लिया गया था कि यस लेट्स नाउ ट्राइफर्केट द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बट दिस टाइम एक बार कंसल्टेशन भी नहीं ली गई और डायरेक्टली जाके बिल पास कर दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो एन इशू। ठीक है, लेकिन इस पे एक अभी रिसेंटली एक केस था, आप सबने सुना होगा, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो आपको लड़ना लड़िए, जो मर्जी करना करिए, लेकिन फेडरल बैलेंस बना हुआ होना चाहिए, फेडरल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, और यूनियन शुड नॉट usurp all the powers and the state should all enjoy freedom without any interference from the central government, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है? जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात मैं कर रहा था वो कहाँ से आती है? वो आती है आर्टिकल नंबर 239AA, 239AA जो कि स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को, और ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ था 69th अमेंडमेंट एक्ट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई देखो ये जो अमेंडमेंट है ये सीधा सीधा आर्टिकल 239AA के अंडर किया गया है। ठीक है, विच प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 239AA क्लॉज 3B टू मेक लॉज फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली ऑन एनी मैटर। किसी भी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल। तो इसलिए हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। अब देखो जब इसकी ये जब कंप्लेंट फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में टू चेक वेदर दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, तब हमें जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा वो अपने आंसर में जब हम लिख के आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी तो क्या है कॉन्ट्रडिक्शन है। दिल्ली गवर्नमेंट जाके पक्का हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बोलने वाली है कि देखो साहब पार्ट 9A हमें पावर देता है कि हम लॉज बनाए विद रिस्पेक्ट टू द म्युनिसिपैलिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी क्यों भाई, आर्टिकल 239AA 3B
ये हमें पावर दे रहा है कि हम दिल्ली में किसी भी मैटर पे लॉ बना सकते हैं। तो ये झगड़ा तो अब होने वाला है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ पे भी अपील फाइल होती है तो उसमें क्या बोला जाता है, ठीक है। बट ये मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। मेंस में पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू मेक लॉज कंसर्निंग रिप्रेजेंटेशन टू म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि पार्ट 9A क्या है और कहाँ से आया था और क्या कहता है, ठीक है। और ये क्या कहता है एक बात तो इसमें ऑलरेडी गिवन है, और फिर आपको जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो क्यों आया था वो बताना है, और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना है। तो अभी तक तो यही है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 239AA3B के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट यस जो इशू है वो भी आपको डिस्कस करना है कि देखो पार्ट 9A में ऐसा कहा गया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। और अगर आपके मेंस तक कुछ जजमेंट आ जाती है, अगर अपील होती है तो इन दैट केस देखा जाएगा इंटरव्यू में। डू यू थिंक दैट व्हाइल अमेंडिंग द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटरफेयर्ड इन द लेजिस्लेटिव एरिया ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट? नाउ इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, अब या तो आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ हो सकते हो या दिल्ली की तरफ हो सकते हो। ऐसा नहीं करना है, ट्राई करो कि दोनों बातें कह दो कि हाँ जी साहब दिल्ली गवर्नमेंट का भी कहना सही है, पार्ट 9A में ऐसा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहना सही है, हाँ जी 239AA3B। तो यहाँ पे अगर ये जो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है, तो नहीं किया है, क्योंकि 239AA3B उसको पावर देता है कि आप कोई भी लॉ बना सकते हो ऑन एनी मैटर विद इन दिल्ली, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। इट इज अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एज यू ऑल नो इट इज एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम टेलीस्कोप एंड इट इज अ सक्सेसर ऑफ हब्बल टेलीस्कोप, जो कि यूवी और विजुअल रीजन में काम करता था, बट दिस विल वर्क इन इंफ्रारेड रीजन and it is a result of collaboration of NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency. It was launched from Ariane 5 ECA rocket from French Guiana, and which is a country in South America, and it will allow us to stare into the beginnings of the cosmic dawn, a period which is 25 to 50 million years after the Big Bang, and it will also help us to understand on how galaxies were formed and how they evolved, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जेम्स वेब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट। और ये इसका मिरर है, प्राइमरी मिरर है, जो कि बेरिलियम का बना हुआ है, ठीक है, एंड कोटेड विद गोल्ड है। ये प्राइमरी मिरर है, और अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा होता है। ये प्राइमरी मिरर है इसका, यहाँ पे सेकेंडरी मिरर है। देर आर सर्टेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हियर, स्टेबिलाईजेशन फ्लैप है, एंटीना यहाँ नीचे लगा हुआ है, स्पेसक्राफ्ट बस है, सोलर एरे है। तो दिस इज द इमेज ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है प्री में, ठीक है। प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So it is a UV spectrum telescope. Is that so? No, it is infrared. It works in the infrared region. So this is incorrect. It was launched from Ariane 5 ECA rocket from French Guiana. ये बिल्कुल सही बात है. And its primary mirror is made up of gold. It is not made up of gold. It is coated with gold. However, it is made up of beryllium. ये किसका बना हुआ है? बेरिलियम का बना हुआ है। तो गोल्ड कोट हो रखा है उसके ऊपर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। So 1 and 3 are incorrect, which means option C will be the correct answer here. Alright, I hope this question is clear. और इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो you can tackle. और अब दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने जूलियन असांज का नाम सुना होगा, जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान वॉर से रिलेटेड जो सीक्रेट फाइल्स थी उसको पब्लिश कर दिया था। तो यूएसए ने काफ़ी टाइम से यूके से डिमांड किया हुआ है कि हमें चाहिए भाई ये आदमी ट्रायल के लिए। तो अब यूके के कोर्ट ने फाइनली एक फॉर्मल ऑर्डर इशू कर दिया है टू एक्स्ट्राडिट जूलियन असांज, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसमें हाई कोर्ट में अपील होगी और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम। एंड one more article, A.K. Sood is now the new principal scientific advisor to the government of India, and of course he's gonna replace Professor K. Vijay Raghavan. ये K. Vijay Raghavan को replace करेंगे, and this office of the principal scientific advisor was established in the year 1999 by cabinet secretariat.
and the objective of establishing this office is clear from its name. It is the principal scientific advisory body to the government of India. ठीक है? And there is a very important initiative which is being run by this PM STIAC. ठीक है? So AK Sood is the new principal scientific advisor to the government of India. And that's it for the session today. I hope all the articles and their PMI analysis and the related questions are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.